कॉली और जॉर्ज मीड की थ्योरी देख ली सोशलाइजेशन के हवाले से, ठीक है। अब आपके जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसमें कुछ और भी सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनकी थ्योरी का जिक्र किया गया है। तो आज जो हमने पढ़ना है वो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी हम पढ़ने लगे हैं, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी से लिंक्ड है। कहने का मतलब ये है कि शऊरी और लाशऊरी तौर पर ना आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग होती रहती है। मतलब एक जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा जो लाशऊरी तौर पे काम करता है, तो वो आपके अंदर इंटरनली ना हैबिट्स को डेवलप करता है, ठीक है। चलो अब हम अपना टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। अच्छा, whereas Kohli and Mead focused on interaction with others in explaining the development of the self, the great psychoanalyst Sigmund Freud focused on unconscious biological forces that he felt shape individual personality. अच्छा, कहते हैं कि एक तरफ हमने कोहली और मेड की थ्योरी पढ़ के हमें ये पता चला कि दूसरों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं ना तो आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये जो साइको एनालिस्ट है जो कि साइकोलॉजी पे काम करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ये कहते हैं कि लाशऊरी तौर पर या जो आपकी बायोलॉजिकल नीड्स हैं इसकी वजह से आपकी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी होती है, ठीक है। अच्छा, आगे है फ्रॉइड थॉट दैट द पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब वो कहते हैं आपकी शख्सियत के 3 हिस्से होते हैं, एक आपका आईडी है, एक आपका ईगो स्टेज है और एक आपका सुपर ईगो है। The ID is the selfish part of the personality and consists of biological instinct that all babies have, including the need for food and more generally the demand for immediate gratification. ये आपकी पर्सनैलिटी का सबसे सेल्फिश पार्ट है जो कि कहता है कि बस मेरी ना डिजायर फुलफिल होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको भूख लगी है, उसने लाजमी तौर पर डिमांड करना है कि मुझे खुराक चाहिए, ठीक है ना। उसको बस यही है कि इमीडिएटली ना मेरी डिमांड फुलफिल होनी चाहिए। As babies get older, they learn that not all their needs can be immediately satisfied and thus develop the ego और द रैशनल पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी। फिर जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होती है उसको ये पता चलता है कि ऐसी कई ख्वाहिशात हैं जो फौरी तौर पर पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरह से उसकी जो सेकंड स्टेज है ईगो, उसकी डेवलपमेंट होती है जो कि उसकी पर्सनैलिटी का रैशनल पार्ट कंसिडर किया जाता है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है आपको? जैन आपको समझ आ रही है? ईमान? जी मैम आ रही है, क्लियर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आगे है कि as children get older still they internalize society's norms and values and thus begin to develop their super ego which represents society's conscience. If a child does not develop normally and the super ego does not become strong enough, the individual is more at risk for being driven by the idea to commit antisocial behavior. अब आपकी जो लास्ट स्टेज है जो कि आपकी सुपर ईगो स्टेज है, उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि ये माशरे में रहते हुए ये रस्म और रवाज हैं, इसको आपने डेवलप होने देना है, ठीक है ना। ये रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर इन 2 स्टेजेस की, जो कि लास्ट हमने 2 स्टेजेस की बात की आपकी ईगो और सुपर ईगो, इसकी अगर प्रॉपरली डेवलपमेंट ना हो तो आपकी पर्सनैलिटी पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आईडी का पाया जाता है, जिसकी वजह से आप एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ आपका रुझान ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि क्राइम की तरफ, गलत कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ता है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है दोनों को? तो इन 3 स्टेजेस से रिलेटेड हमारी आज थ्योरी डिपेंडेंट है। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड हमने यूज किया था, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस एक क्लिनिकल मेथड है जिसमें साइको एनालिस्ट और पेशेंट के दरमियान डायलॉग होता है, कम्युनिकेशन होता है, जिसके जरिए वो उसकी इंटरनल फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है। जैसे कि एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है मरीज, ठीक है ना, वो उससे सवाल कर रहा है, वो उसके जवाब दे रहा है, तो ये साइको एनालिसिस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट: Sigmund Freud devised the theory of personality development that states that biological instinct and societal influences shape the way a person becomes as an adult. अब वो उन्होंने एक थ्योरी को ओरिजिनेट किया, डेवलप किया। वो कहते हैं कि आपकी जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं और जो सोसाइटी में जो डिफरेंट नॉर्म्स हैं, ये दोनों मिलके आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। उसके बाद फिर आप अडल्ट बनते हैं, ठीक है। फ्रूड स्टेटेड दैट द माइंड इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स: द आईडी,
the superego and the ego. All of these three parts must cohesively work. Cohesively का मतलब है एक साथ काम करें, unitedly. Cohesively work together in balance so that an individual may be able to successfully interact with and a part of the society. मतलब ये मिलकर काम करेंगे तो सोसाइटी में वो कामयाबी के साथ एक बंदे को लेकर चलेंगे ना, इंडिविजुअल को. If any of these parts of the mind exceed the other or become more dominant, the individual will face social and personal problems. अगर उनमें से एक भी स्टेज ज्यादा उसको प्रायोरिटी दे दी जाए तो उधर से ही फिर इंडिविजुअल की सोशल और पर्सनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं. ऑफ द थ्री कंपोनेंट्स, फ्रूड क्लेम्स दैट द आईडी फॉर्म्स फर्स्ट. द आईडी मेक्स अ पर्सन एक्ट स्ट्रिक्टली फॉर देयर प्लेजर. मतलब आईडी ने कहा है ना कि मेरी ख्वाहिशात ही फुलफिल होनी चाहिए. A newborn's mind only contains the ID since all they ask for are physical desires. The superego develops as an individual moves into childhood and is described as the development of a conscience. The individual becomes aware that there are societal norms to follow and conforms to them. Lastly, the ego develops into the late adolescence and the adulthood and is the part of the mind that resolves conflict between the ID and the superego. The ego helps a person make rational decision that comply with the rules of society. अब जो आपकी सेकंड स्टेज ईगो है वो आपको अकली तौर पर फैसला लेने पर आपको उकसाती है कि जो सोसाइटी ने आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दिए उसके मुताबिक आप फैसला करें. यहाँ तक मेरी बात क्लियर है दोनों को? जी मैम क्लियर. अच्छा जी. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ID, ego and superego. According to Sigmund Freud, development of our personality is not completely dependent on our conscious experiences. However, most of the personality traits are developed through unconscious. अच्छा, ये सिगमंड फ्रॉइड के कहने के मुताबिक आपकी जो पर्सनैलिटी है ना सिर्फ आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पर डिपेंडेंट नहीं होती. कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं कि जिनके हवाले से आपको शऊर होता है, मतलब कि आप एक्टिवली आपको पता होता है आप कर क्या रहे हैं. अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है ये मेरा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ. लेकिन कुछ इंटरनली आपकी पर्सनैलिटी की खसूसियात होती हैं जो अनकॉन्शियसली काम कर रही होती हैं. तो इनका यहाँ पर कहने का मतलब है कि पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में कॉन्शियस के साथ साथ आपका अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड भी काम कर रहा होता है. ठीक है. विच कंटेन्स द बिलीव्स, अर्जेस, फीलिंग and instinct of which we are not aware of. इसमें आपके यकीन, आपके एहसासात, ठीक है, आपके जज्बात जिनके हवाले से भी आपको नहीं इल्म होता, ये तमाम चीजें काम कर रही होती हैं. He believed that our behavior is directed by unconscious. Furthermore, much of our personality is the outcome of our unconscious. For example, our instinctual drives like desires, dreams, demands, and needs. To explain the structure of personality, Freud developed a theory which comprises of three major components, which are ID, ego, and superego. It is general model of personality which explain the contact of different forces which drive us to behave in a certain way. अब आगे वही बात दोबारा रिपीट हुई है कि पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उन्होंने कहा कि तीन अहम अज्जा काम कर रहे होते हैं और इसी के बेस पे आपको ये पता चलता है कि एक सर्टेन बिहेवियर आप क्यों शो कर रहे होते हैं. ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? इसको ना ये काफी लंबा हो गया, इसकी दो हेडिंग्स आप बना लेना. अच्छा, अब आईडी इज द अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी which contains the basic biological urges to eat, sleep, sex, defecate and copulate. ID part of our personality want to gratify these urges immediately. मतलब जो आपके एहसासात हैं, अगर आपने सोना है, खाना है, ठीक है ना, तो ये चाहता है कि फौरी तौर पर उसको सेटिस्फाई किया जाए. Superego is the part of our personality which wants us to be the perfect us, means a person which is liked, respected and loved by the members of society. अब इसका काम ये होता है कि ये चाहता है कि माशरे में हर कोई इसको रिस्पेक्ट दे, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ये काम करे. ठीक है. उसके बाद ईगो, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिएगा. Ego is the decision-making component which satisfy ID without violating social norms and values of society or in socially acceptable way. Freud has also explained the stages of personality development, which is known as psychosexual stages. अब हम इसमें पढ़ते हैं कि psychoanalysis के basic principles क्या हैं. The basic principles of psychoanalysis include the following. First,
Human behavior, experience and understanding are largely determined by irrational drives. आपके जो तजुर्बात है ना, या एक इंसान का रवैया क्यों है, ये आपकी लाशऊरी कैफियत पे भी मुनसर करता है, ठीक है। Those drives are largely unconscious. Attempts to bring those drives into awareness meet psychological resistance in the form of defense mechanism. अब यही काम करना होता है कि वो जो आपके अंदर लाशऊरी तौर पे काम करना होता है, कर रहा होता है ना, उसके वाले से आपको अवेयरनेस दी जा सके. Beside the inherited constitution of personality, one's development is determined by events in early childhood. और इसका काफी ज्यादा दारोमदार ना आपके जो बचपन में वाकयात हुए होते हैं उसकी वजह से इसकी ग्रूमिंग होती है. Conflicts between conscious view of reality and unconscious material can result in mental disturbances such as neurosis, neurotic traits, anxiety, depression. और फिर जब शऊरी और लाशऊरी कैफियत में एक तसादुम आता है ना, फर्क आता है, तो इसी वजह से ज़हनी तौर पे दबाव का आप शिकार होते हैं. The liberation from the effects of the unconscious material is achieved through bringing this material into the consciousness. अब यही एक है कि उस कैफियत को समझकर उसको शऊरी तौर पे समझने की कोशिश करनी है. मेरी बात समझ आ रही है आपको? या आपने ना 1 2 3 4 दे के नंबरिंग करके लिखना है, ये डॉट्स नहीं बनाने हैं इस तरह. हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? साइको एनालिसिस एज ट्रीटमेंट. अब इसको ट्रीटमेंट के तौर पे काम किया जाता है. किस तरह से होता है, अभी हम स्टडी करते हैं कि Freudian psychoanalysis refers to a specific type of treatment in which the analytic patient verbalizes thoughts, including free association, fantasies, and dream, from which the analyst induces the unconscious conflict. अब ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है कि वर्बली वो अपने एहसासात को जब बयान करता है तो उससे पता चलता है कि क्या उसके जहन में चल रहा है, क्या उसने ख्वाब देखे हैं, ठीक है ना. तो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट को फिर खत्म करने की कोशिश की जाती है. दिस कॉजेज द पेशेंट सिम्टम्स एंड करेक्टर प्रॉब्लम्स एंड इंटरप्रेट देम फॉर द पेशेंट टू क्रिएट इनसाइट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. नंबर 3, द स्पेसिफिक्स ऑफ द एनालिस्ट इंटरवेंशन typically include confronting का मतलब है सामना करवाना, and clarifying the patient's pathological defenses, wishes and guilt. Through the analysis of conflict, including those contributing to resistance and those involving transferring onto the analyst of distorted reaction, psychoanalytic treatment can hypothesize how patient unconsciously are their own worst enemies. मतलब इसके जरिए एक तो ना रेजिस्टेंस शो करके ये कोशिश कर, ये यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि बाजुकत आपके जो अंदर चल रहा है ना, उसी वजह से आप अपने खुद दुश्मन बने हुए हैं और क्या वजूहात है कि आप ये सिम्टम्स शो कर रहे हैं. मेरी बात क्लियर है? दोनों को समझ आ गई है? अब ये आपकी मर्जी, आप डायग्राम इसको बना सकते हैं. अच्छा जैन, मुझे बताएं कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से आपको क्या समझ आया? जी मैम इसकी उसने अंदर तीन मेन काइंड्स बताई हुई हैं. एक आइडिया है तो, और जिसमें इंसान बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है, और दूसरी में ये है कि वो उसमें कुछ रूल्स होते हैं और वो कुछ सोच समझ कर अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा ग्रूम करता है. हाँ जी, हाँ जी, रैशनली वो डिसीजन देता है. और थर्ड स्टेज पे क्या होता है? तौर पर इंसान के इल्जाम वगैरह के होते हैं, वो साहब के कुछ शौरी होता है, कुछ लाशौरी होते हैं कि जब बंदा खुद एक जैसा तो नहीं ना रहता, वो जब बचपन में होता है उसके कुछ काम करने के तौर तरीके या उसकी जहानियत या सेम वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती. वो जब बंदा ओल्ड एज में जाता है या यंग, वो फिर चेंज होती रहती हैं. जैसे हम फर्क, अगर हम शौरी और लाशौरी में फर्क एक लिखते हैं, डिफरेंस दोनों में करते हैं, तो हाँ, तो उसमें ये बात हो, जब बच्चा, आपने बताया कि जब पैदा होता है तो देखें तब तो उसकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो तो अब बड़े ही कुछ भी कह सकते हैं या गेस कर सकते हैं. बच्चा खुद तो नहीं कुछ भी कह सकता. आपकी बात समझ गई है. बेसिकली हमने दो चीजें इसमें सीखी हैं सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में. सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में 3 फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं. ये आपकी पर्सनालिटी के 3 स्टेजेस हैं. सबसे पहले जो है आपका सेल्फिश पार्ट है जो आपका आईडी कहलाता है. उसके बाद आपका ईगो है,
जो आपको ये सिखाता है कि रैशनल वे में डिसीजन करने की जरूरत है। सुपर ईगो आपको सोसाइटी के नॉर्म्स के मुताबिक बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग में ना आपका कॉन्शियस और आपका जो सबकॉन्शियस है ये दोनों काम कर रहे होते हैं, और इसी के पेश नजर साइको एनालिसिस की ट्रीटमेंट इसमें इंट्रोड्यूस की गई है कि जिसके जरिए जो एक पेशेंट है जो मेंटली आप कहते हैं रिटार्टेड है, मेंटली तौर पे उससे मतलब कि कुछ उसकी एप्रीहेंशंस हैं कि उसको कोई बीमारी है, तो ठीक है उसके जरिए उसके अनकॉन्शियस स्टेज माइंड को ना वो बाहर लाने की कोशिश की जाती है ताकि उसके सिम्टम्स को खत्म किया जा सके, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक आपको क्लियर है? जी जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा दूं आपको मैं? जी करवा दें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो थ्योरी हम पढ़ने लगे हैं वो कोहलबर्ग की पढ़ने लगे हैं, इसके बाद लास्ट रह जाएगी वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी के जरिए ना मोरल वैल्यूज की बात की है, ठीक है। अखलाकी तौर पे जो कदरें हैं ना माशरे में, जो कि अगर आपको ये सोशलाइजेशन में ये भी तो सिखाया जाता है ना कि आपका कौन सा बिहेवियर सही है और कौन सा बिहेवियर गलत है, मतलब उसमें फिर फर्क करके आपको ये पता चलता है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन। Other theories of socialization focus on how an individual learns the norms, values, beliefs, and developing self-concept via socialization process. However, Kohlberg's and Gilligan's theories of socialization focus on how an individual learns the moral values of society. मतलब स्पेसिफिकली आप इस थ्योरी में पढ़ेंगे कि माशरे की अखलाकी कदरें किस तरह से सीखी जा सकती हैं या किसी फर्द को उनकी तरफ भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। नंबर 1, moral development is an important part of the socialization process. The term refers to the way people learn what society considered to be good and bad, which is important for a smoothly functioning society. Number 2, moral development prevents people from acting on unchecked urges, instead considering what is right for society and good for others. Lawrence Kohlberg was interested in how people learn to decide what is right and what is wrong. अच्छा, अब जब मोरल डेवलपमेंट की बात आती है तो वो आपको यही सिखाती है ना कि जो आपके कुछ ऐसे एहसासात हैं जिससे रिस्ट्रेन रखने की जरूरत है, ठीक है, बजाय इसके आप इसको ये कंसिडर करें कि माशरे के लिए क्या सही है और दूसरों के लिए क्या सही रहेगा, ठीक है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग इसमें इंटरेस्टेड नजर आते हैं कि लोग डिसाइड कैसे करते हैं कि क्या उनके लिए सही है और क्या उनके लिए गलत है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक he developed a theory of moral development that includes 3 levels: pre-conventional, conventional and post-conventional. अब हम इन 3 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्री कन्वेंशनल स्टेज के बारे में बात करते हैं। इन द प्री कन्वेंशनल स्टेज, young children who lack a higher level of cognitive ability experience the world around them only through their senses. It is not until the teen years that the conventional theory develops, when youngsters become increasingly aware of others' feelings and take those into consideration when determining what's good and bad. अच्छा, जब आप एक बच्चे होते हैं, आप जिंदगी को अपने नजरिए से देखते हैं ना, सारे तजुर्बात जो है, लेकिन आप थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर आप में ये सेंस डेवलप होती है कि लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, ये क्या चीज सही रहेगी और क्या चीज गलत है, ठीक है। पोस्ट कन्वेंशनल, the final stage, called post-conventional, is when people begin to think of morality in abstract terms, such as Americans believing that everyone has the right to life, liberty, and pursuit of happiness. At this stage, people also recognize that legality and morality do not always match up evenly. अच्छा, ये आपकी फाइनल स्टेज पे ना आप जिंदगी का जो एक मयार सेट करते हैं। अब जैसे क्या कहते हैं, हर कोई कहता है ना जीने मरने का, जीने का हक, आजादी का हक, ये खुश रहने का हक है हर एक को, ठीक है ना। तो इसी फीलिंग्स के रिकग्निशन में आप बाज़ औक़ात ना ये भी भूल जाते हो या फिर आप ये चीज को मान लेते हो कि अखलाकियात को ना लीगैलिटी के साथ 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 लेके नहीं चला जा सकता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, फर्ज करें आप डॉक्टर बनना चाहती हैं, ठीक है ना, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आपकी एक मोरालिटी ये कहती है, सोसाइटी के नॉर्म्स आपको बताती है कि भाई इस तरह से आप इसको अचीव कर सकते हैं।
अब आपकी राह में एक रुकावट आ गई है, ठीक है। तो बाजुकात कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि फिर लीगैलिटी को कंसिडर ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे मैं इस तरीके से इसको बनूंगा या अपने मकसद को पूरा करूंगा। समझ आइए मेरी बात की? हाँ जी, क्लियर हो रहा है? अच्छा, डिटेल्ड कंसेप्शन ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी इज द first stage of moral development and lasts until approximately age 9. At the pre-conventional level, children don't have a personal code of morality, and instead moral decisions are shaped by the standards of adults and the consequences of following or breaking their rules. For example, if an action leads to punishment, it must be bad, and if it leads to a reward, it must be good. Authorities outside the individual and children often make moral decisions based on the physical consequences of action. अब ये जब बचपन होता है, जैसे आपको सिखाया जाता है कि बेटा अगर झूठ बोलोगे ना तो अल्लाह नाराज होगा, ये आपको सजा मिलेगी, ठीक है ना। तो वो जिस तरह से आपके साथ ट्रीटमेंट की जाती है ना, उस तरह से आपको ये सेंस डेवलप होना शुरू होती है कि भाई अच्छे काम का अच्छा नतीजा होगा, बुरे काम का बुरा नतीजा होगा, ठीक है। स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। द चाइल्ड इंडिविजुअल इज गुड इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग पनिश्ड. इफ अ पर्सन इज पनिश्ड, they must have done wrong. Stage 2 individualism and exchange. At this stage, children recognize that there is not just one right view that is handed down by the authorities. Different individuals at different point of view. ठीक है ना। फिर बाद में पहले तो ये होता है ना कि जज़ा और सजा का कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि आपको ओबीडियंट रहना चाहिए। फिर आप देखते हैं कि डिफरेंट अथॉरिटीज जो हैं आपके बड़े हैं, उनकी हैंडलिंग भी मुख्तलिफ होती है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? लेवल 2 conventional morality. Conventional morality is the second stage of moral development and is characterized by an acceptance of social rules concerning right and wrong. At the conventional level, we begin to internalize the moral standards of valued adult role models. अच्छा, ये आपकी सेकंड स्टेज है मोरल डेवलपमेंट की। इसमें आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये सोशल रूल्स हैं राइट एंड रॉन्ग के मामलात के हवाले से। मतलब इंटरनली आपको ये सिखाया जाता है कि अखलाकियात आप में पाई जाती हैं और कोई आप रोल मॉडल बना लेते हो, ठीक है। Authority is internalized but not questioned, and reasoning is based on the norms of the group to which the person belongs. A social system that stresses the responsibility of relationship as well as social order is seen as desirable and must therefore influence our view of what is right and wrong. देखिए, आपका एक समाजी जो निज़ाम है ना, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद करता है और आपको ये बताता है कि भी क्या सही और क्या गलत है। स्टेज 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. The child individual is good in order to be seen as being a good person by others. Therefore, answer relate to the approval of others. Stage 4 maintaining the social order. The child individual becomes aware of the wider rules of society, so judgment concern obeying the rules in order to uphold the law and to avoid guilt. फिर वो एक समाजी निज़ाम के पेश नज़र आपको सिखाया जाता है कि कानून की बालादस्ती है और अगर आप ये गलत काम से आप बचे रहो, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? समझ आ रही है आपको जैन? जी मैम क्लियर है। जी मैम क्लियर। अच्छा, level 3 post conventional morality. Post conventional morality is the third stage of moral development and is characterized by an individual's understanding of universal ethical principles. These are abstract and ill-defined but might include the preservation of life at all cost and the importance of human dignity. अच्छा, अब इस थर्ड स्टेज पे आपको ये सिखाया जाता है कि यूनिवर्सली कौन से मोरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कौन से गलत तस्वर किए जाते हैं। फिर ये है कि जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है, हर हाल में ह्यूमन डिग्निटी का आपने ख्याल रखना है। Individual judgment is based on self-chosen principle and moral reasoning is based on individual rights and justice according to Kohlberg. This level of moral reasoning is as far as most people get. Stage 5 social contract and individual rights. The child individual becomes aware that while rules laws might exist for the good of the greatest number, there are times when they will work against the interest of particular individual. The issues are not always clear cut. For example, in Hind's dilemma, the protection of life is more important than breaking the law against stealing. अच्छा, बाज़ औक़ात आप देखें आगे की स्टेज होती है कि आपको पता होता है कि क्या कवानीन है, लेकिन क्या होता है कि बाज़ औक़ात आप कुछ काम ना किसी सर्टेन पर्सन के खिलाफ करना शुरू हो जाते हैं। मतलब कानून का पता होने के बावजूद आप प्रेफरेंस देते हैं
कि आप कानून की ना खिलाफ वर्जी करें, ठीक है। स्टेज 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। People at this stage have developed their own set of moral guidelines which may or may not fit the law. The principles apply to everyone. अब इसमें वो खुद ही अपनी मोरल गाइडलाइंस बना लेते हैं कि भाई क्या सही रहेगा और क्या गलत रहेगा। प्रॉब्लम्स विद कोहलबर्ग्स मेथड। अब ये कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन कंसिडर की गई है इसकी थ्योरी के हवाले से। द डायलेमास आर आर्टिफिशियल, मतलब ये जिस एग्जाम्पल की बात कर रहा है ये फर्जी है, ये लोगों से रिलेटेड नहीं है। अब जैसे कि हिंस डायलेमा इसने अपनी थ्योरी में ये इसमें जिक्र किया गया ना, तो इसमें बेसिकली ये हुआ था कि हिंस को ना अपनी वाइफ को बचाने के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग की जरूरत होती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे तो नहीं होते, तो इस वजह से ना वो उसको चोरी करता है अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। तो वो इसमें पहले ही इन्होंने ये बात की है कि ये जो डायलेमा बताया गया ना ये फर्जी लग रही है बात, ठीक है। सैंपल इज बाइस्ड, और सैंपल भी कोई न्यूट्रल रहकर ये एग्जाम्पल नहीं बनाई गई, ठीक है। फिर ये जो डायलेमा है हाइपोथेटिकल अपनी तरफ से एक मफरूजा उन्होंने बना ली है, ठीक है। इसको शॉर्ट वे में आप कर लीजिएगा, और ये पुअर रिसर्च डिजाइन है। हाँ जी, क्लियर हो गया? जी मैम। हाँ जी जैन, आपको क्लियर है? जी मैम क्लियर। अच्छा, अब आप ऐसा है कि एक क्वेश्चन मुझे चेक करवा दीजिएगा दोनों, ठीक है। और कल हम लॉ नहीं पढ़ेंगे, कल हम